हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेट स्ट्रीम या जेट धाराओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। एक्चुअली जेट स्ट्रीम एक जियोस्ट्रॉपिक विंड होती हैं जो कि पश्चिम से पूर्व जमीन से ऊपर 7 से 14 किलोमीटर के बीच में बहती हैं। जैसे कि आप इन तीनों पिक्चर्स को देख सकते हैं, तो देख करके आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो जमीन से 7 से 14 किलोमीटर ऊपर चलने वाली हवाएं हैं। अब 7 से 14 किलोमीटर ऊपर चलने का मतलब ये है कि ये हमारी जो ऊपरी क्षोभ सीमा है, जो अपर ट्रोपोस्फियर है, वहां पर चलने वाली हवाएं हैं। और ये हवाएं अपर ट्रोपोस्फियर में जब चलती हैं तो बहुत ही घुमावदार रास्ता अख्तियार करके ऊपर चलती हैं। मतलब कि हाईली मियांडरिंग विंड्स होती हैं। ये बहुत ही ज्यादा घुमावदार, जैसे सांप चलता है वैसे ही ये जमीन से 7 से 14 किलोमीटर ऊपर चलती हैं। अब जब ये मियांडरिंग करती हुई चलती हैं तो आप देख सकते हैं कि इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये भागती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। और जब ये मियांडरिंग करती हुई चलती हैं तो ऐसा नहीं है कि ये चलती हैं तो इनकी स्पीड एक ही जैसे रहती है। इनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ा बहुत घटती बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी जनरली इनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ही रहती है। अब आप इस पिक्चर पर अगर नजर डालेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो मियांडरिंग जब करके चलती हैं तो उसी समय जब मियांडरिंग करते हुए भी इनका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम कोर बोलते हैं, और एक बाहर का पार्ट होता है पेरिफेरी, जो होता है जो बाहर की चीजें होती हैं। तो बाहर इनकी वेलोसिटी जो होती है विंड्स की, वो मे भी थोड़ा सा कम हो सकती है, मतलब 100 किलोमीटर, जनरली 150 किलोमीटर के ऊपर ही होती है। तो 160 टू 180 किलोमीटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाहर की तरफ जब ये भागती हैं ऐसे मियांडरिंग करती हुई तो इनकी वेलोसिटी होती है। लेकिन जो इनका केंद्र होता है, जो इनका कोर होता है, तो कोर पे जब इनकी वेलोसिटी देखी जाती है तो इनकी वेलोसिटी 325 किलोमीटर पर आवर के एबव ही होती है, मतलब 325 किलोमीटर के ऊपर होती है। तो इसको आप देख करके समझ सकते हैं कि जैसे एक पाइप से पानी नहीं निकलता है, तो पाइप जो होती है ऊपरी आवरण होती है, और जो पानी होता है वो बहता है तो वो एक कोर होता है जहां से बहुत ही स्पीड के साथ निकलता है। तो वैसे ही ये भी एक पाइप की तरह ही इनका एक कोर होता है जहां से खूब तेज ये जो है वो अपनी वेलोसिटी, मतलब विंड वेलोसिटी के साथ बहुत ही तेजी के साथ ये बहती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये एक पाइप के तरीके से बहती हैं, मियांडरिंग करते हुए, ऊपर नीचे घूमते हुए। इनका अपना एक कोर होता है। कोर की वेलोसिटी हमेशा लगभग डबल होती है पेरिफेरी की वेलोसिटी से। तो हवाएं बहुत ही तेजी के साथ गति करती हैं। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो होती हैं, जनरली ये बोला जाता है कि इनकी लेंथ जो होती है वो हजारों किलोमीटर लंबी होती है। मतलब कि ये जहां पे भी बहती हैं, जनरली इनका डेवलपमेंट नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा हुआ है। क्यों हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये जब विंड्स बहती हैं मियांडरिंग करती हुई, तो ये पहली चीज तो ऊपर नीचे होकर के बहती हैं, मतलब वर्टिकली भी बहती हैं, उसके साथ साथ ये वेस्ट टू ईस्ट भी बहती हैं। तो वर्टिकली जब ये बहती हैं तो नीचे तक लगभग ये जो है वो 5 किलोमीटर तक नीचे ऐसे उतरती हैं। जो जहां पे भी, जैसे अगर ये 14 किलोमीटर के आसपास बह रही हैं तो लगभग ये 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक ऐसे नीचे उतरेंगी, और फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं। ऐसे इनका वर्टिकल मूवमेंट भी साथ में ही होता चलता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ। तो ये 5 किलोमीटर तक नीचे लगभग ये ऐसे यहाँ पर उतरती हैं वर्टिकली। और जब और ऊपर जाती हैं तो इस तरह से उनका वर्टिकल मूवमेंट 5 किलोमीटर तक होता है। फिर लंबाई मैंने बताया कि जहां भी ये पाई जाती हैं 1000 किलोमीटर के लगभग इनकी लंबाई होती है। 1000 किलोमीटर तक इनकी लेंथ जो है वो होती है। अब इनकी विड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई की। चौड़ाई मतलब ये कितनी चौड़ी होकर के चलती हैं।
तो इनकी चौड़ाई लगभग बोला जाता है कि 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ी होकर के चलती हैं। मतलब ये ऐसी विंड है जिनकी जो लेंथ होती है 1000 किलोमीटर तक होती है। वर्टिकल जो मूवमेंट होता है वो लगभग 5 किलोमीटर तक होता है, मतलब ऊपर से नीचे जब ये आती हैं तो, और चौड़ी होकर के जब ये चलती हैं तो चौड़ी होकर के चलती हैं तो लगभग 100 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको याद रखिएगा आप लोग। पाइप की नुमा बहती हैं, बीच में कोर का जो होता है वो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, अगल बगल कम होती है, मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट होता है। और इनका सबसे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है नदर्न हेमिस्फीयर में। उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का सबसे अच्छा विकास हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं लेकिन ये वीक सेल्स हैं, उतनी ज्यादा जो है इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है नदर्न हेमिस्फीयर में, वो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। नदर्न हेमिस्फीयर में इनका डेवलपमेंट जो हुआ है वो 90 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में सबसे अच्छे तरीके से हुआ है। मतलब ध्रुवों से लेकर के 90 डिग्री लैटिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, अक्षांश की बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 20 डिग्री लैटिट्यूड तक जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट हुआ है। आपके जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं 20 डिग्री से लेकर के नीचे 20 डिग्री तक, इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जेट स्ट्रीम नहीं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट 90 से लेकर के 20 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है, अक्षांश है, उसके बीच में हुआ है। और ये ऐसे ही ये जनरली विंटर्स में डेवलप होती हैं। विंटर में इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जब समर आती है, गर्मियां आती हैं, इनकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। विंटर में ये कहा जाता है 450 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा भी इनकी वेलोसिटी हो सकती है। सो इट इज अराउंड 450 किलोमीटर पर आवर इन विंटर, बट इन समर वेलोसिटी रिडक्शन होता है। और विंटर में ही ये क्या करती हैं, विंटर में ये ओरिजिनेट सबसे पहले होती हैं पोलर रीजन के आसपास। ओरिजिन का रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है पोलर वर्टेक्स। मैंने आपको बताया था, जब यहाँ जमीन से ऊपर पोलर रीजन में, अपर ट्रोपोस्फियर में, यहाँ से उठने, मिड लैटिट्यूड से उठने वाली हवाएं घूम घूम करके ऐसे जो है वो नीचे की तरफ सिंक होती हैं। तो ये जो घूम करके ऐसे फेंकी जाती हैं यहाँ पे हवाएं, वही जो है इनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक बार जब ये यहाँ पर डेवलप होती हैं पोलर रीजन में, फिर ये धीरे धीरे वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती हुई और नीचे की तरफ वर्टिकल मूवमेंट करती हुई ये बढ़ती हैं किसकी तरफ, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। जब ये इक्वेटोरियल रीजन की तरफ बढ़ करके आती हैं तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग नामों से पुकारी जाती हैं। मतलब इनको 4 पार्ट में स्टडी किया जाता है, इनकी 4 मेन टाइप्स बता करके स्टडी किया जाता है, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप जेट स्ट्रीम के दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, मैं इतना गारंटी करके कह रहा हूं, इतना सिंप्लीफाइड करके आपको जेट स्ट्रीम कोई समझा नहीं पाएगा। तो ये यहाँ से जब उतरती हैं पोलर रीजन में, पोलर रीजन से, तो ये उतरती हुई मतलब लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ यहाँ से बहती हुई आती हैं, और जैसे जैसे आने लगती हैं इधर 20 डिग्री के आसपास इक्वेटर की तरफ, जो है वो लोअर लैटिट्यूड की तरफ, निचले अक्षांशों की तरफ, तो इन ये फिर बहुत ही ज्यादा मियांडरिंग होने लगती हैं। हाईली मियांडरिंग पाथ जो होता है ये अख्तियार करने लगती हैं, और ये घुमावदार ऐसे होती जाती हैं पूरी विंटर तक। लगभग जब शुरू होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, जब नदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां शुरू होती हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये यहाँ तक 20 डिग्री के आसपास तक आती हैं। और फिर जैसे ही जो है वो समर शुरू होती है, सन जो होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंट्री करना शुरू करता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, फिर ये वीक होने लगती हैं जेट स्ट्रीम्स। और ये इनकी जो सेल्स यहाँ पे होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रेक होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो इसको छोड़ करके ऐसे बीच बीच में ये जो है वो फिर ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि समर में ये वीक होती हैं, इनकी वेलोसिटी कम होने लगती है, इनका एरिया रिड्यूस हो जाता है गर्मियों में। लेकिन जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों में इनका क्षेत्र काफी
बढ़ जाता है, ये 20 डिग्री तक लगभग यहाँ तक आ जाती हैं। और इस तरीके से जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट जो है वो सबसे अच्छे तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज आइए जो आगे लिखी हुई हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ बहती हैं, जमीन से ऊपर बहती हैं, अपर ट्रोपोस्फियर में 7 से 14 किलोमीटर के बीच में बहती हैं, और इनकी जो विड्थ होती है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, कुछ 100 किलोमीटर या 120 या 200 भी कभी कभी हो सकती है, इसके आसपास होती है। और इनकी वर्टिकल थिकनेस 5 किलोमीटर के आसपास होती है, मतलब नीचे की तरफ ये 5 किलोमीटर के आसपास तक ऐसे उतरती हैं ऊपर से नीचे। ओके, अब इनकी लेंथ जो होती है वो 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है, पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मियांडरिंग पाथ लेती हैं, सर्पिलाकार रास्ता अख्तियार करके ऊपर चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ भागती हैं, जिस तरफ से पृथ्वी रोटेट करती है, जिधर से जिधर की तरफ, आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन क्या है। इनकी वेलोसिटी कोर में बहुत ही ज्यादा होती है, पाइप की नुमा चलती हैं, कोर में वेलोसिटी ज्यादा होती है, कितनी होती है 300 किलोमीटर, नॉट 3000 सॉरी, 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इनकी वेलोसिटी होती है। विंड स्पीड जो होती है किनारों पर कम होती है। विंड स्पीड जो सबसे ज्यादा होती है उसका रीजन, जो विंड स्पीड कुल मिलाकर के इनकी विंड वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ने का रीजन होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एयर मासेस। जनरली ये भी बोला जाता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है पोल और इक्वेटर के बीच में, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनके डेवलपमेंट में। लेकिन जितना भी नीचे भी जमीन पे अगर जितना टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, मतलब सरफेस के नीचे और सरफेस के ऊपर, जमीन और जमीन से 10 किलोमीटर, लगभग 9-10 किलोमीटर ऊपर, इन दोनों के बीच में भी जो तापमान का अंतर होता है वो भी इनकी स्पीड को प्रभावित करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और उसके बाद जो होता है ये मेनली डेवलप होती हैं 20 से 90 डिग्री के बीच में, 20 to 90 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में, इसलिए इनको सरकम पोलर विरल भी कहा जाता है। गुरु याद रखिएगा, परिध्रुवीय भंवर सरकम पोलर विरल कहा जाता है जेट धाराओं को। इनकी विंड वेलोसिटी विंटर में ज्यादा होती है, समर में कम हो जाती है, ठीक है। तो विंटर में लगभग समर में जितनी होती है उसकी डबल होती है। उसके बाद ये विंड क्या होता है, अपने डायरेक्शन में, अपने एरिया में, नॉट डायरेक्शन, अपने एरिया में शिफ्ट करती हैं, ठीक है, सीजन के साथ में। मैंने बता दिया है कि सर्दियों में ये लगभग 20 डिग्री लैटिट्यूड आपका जो होता है वहां तक आ जाती हैं, 20 डिग्री अक्षांश तक, और गर्मियों में ये क्या करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ये लगभग जो है वो 40 के ऊपर ही जो है वो गर्मियों में मिलती हैं, 40 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, दी शिफ्ट इक्वेटर वार्ड ड्यूरिंग द विंटर एंड पोल वार्ड ड्यूरिंग द समर। सर्दियों में पोल की तरफ आती हैं और गर्मियों में ये जो होती हैं वो मियांडरिंग करती हुई सिकुड़ती जाती हैं। तो गर्मियों में जो, सर्दियों में मियांडरिंग ज्यादा करती हैं, गर्मियों में इनकी मियांडरिंग कम हो जाती है, इसीलिए ये सिकुड़ती जाती हैं। ओके, अब ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको थोड़ा सा जेट स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ इमेजेस दिखाता हूं, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि जमीन में ये कैसे जमीन से लगभग 7 से 14 किलोमीटर ऊपर अपर ट्रोपोस्फियर में चलती हैं, तो वो आपको और ज्यादा अधिक क्लियर कर देगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू या इस ग्राफिक के थ्रू कि ये यूएस के और अटलांटिक ओशन के ऊपर की जमीन है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। तो किस तरह से यूएस और अटलांटिक ओशन के ऊपर जमीन से लगभग जो है वो 7 से 14 किलोमीटर के आसपास जो है वो जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व बह रही हैं और इनका विकास हो रहा है। मतलब कि आपकी जो पोलर, फेरल और हेडली सेल बनती हैं वो जहां पर रुक जाती हैं जमीन से, उसके ऊपर पोलर, फेरल और हेडली सेल के ऊपर इनका डेवलपमेंट होता है और ये भागती रहती हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड है, याद रखिएगा, जियोस्ट्रॉफिक विंड का मतलब यह है कि ऐसी विंड जिनका जो डिफ्लेक्शन फोर्स होता है वो बैलेंस कर दिया जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के
द्वारा। तो ये जियोस्ट्रॉफिक विंड है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस तरह से बह रही हैं, आपको इनका पैटर्न दिख गया होगा। ओके, अब आप देख सकते हैं वही जो चीज मैंने पहले दिखाई कि किस तरह से जेट स्ट्रीम्स जो है वो बह रही थी, कहाँ पे बह रही थी, वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा आपको और क्लियर डायग्राम के थ्रू दिखा दिया गया है। तो आप यहाँ पर आराम से देख करके समझ सकते हैं कि ये यूएस और अटलांटिक ओशन वाला वही रीजन है जहां पर ये जेट स्ट्रीम दिखाई गई हैं, मियांडरिंग करती हुई ऐसे घूम रही हैं और पोलर रीजन के आसपास से ही इनका डेवलपमेंट होता है और ऐसे ऐसे ही ये सर्दियों में डेवलप होती हैं और फिर मियांडरिंग करती हुई बहती रहती हैं। जैसे जैसे गर्मियां आती जाती हैं वैसे वैसे इनकी मियांडरिंग बढ़ती जाती है, सॉरी, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इनकी मियांडरिंग बढ़ती जाती है और ये नीचे की तरफ उतरती जाती हैं। तो ये नीचे की तरफ उतरती हैं, फिर भी यहाँ पर पोलर रीजन के आसपास तो हवाएं तो लगातार यहाँ पर ऐसे चक्राकार गति करके या सरकम पोलर विर्ल जो आप बोलते हैं, जो एक पोलर वर्टेक्स जिसे आप बोलते हैं, जो ध्रुवीय भंवर है वो बना करके यहाँ पर हवाएं बैठती हैं और जब भंवर बना करके बैठ रही हैं तो उसी समय अर्थ रोटेट कर रही है, पृथ्वी जो है वो हवाएं बैठती हैं तो ऐसे फेंकती है, जो अर्थ रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही फेंकती है, यहाँ पर एक विर्ल टाइप का बनता है और वही जो फेंकती हैं यही हवाएं यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम 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 करके जेट स्ट्रीम जो है वो बनाती हैं। और जेट स्ट्रीम इस प्रकार जो है वो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, जैसे ही ये हेमिस्फीयर मतलब जिधर भी सर्दियां बढ़ती हैं, ये हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर जैसे जैसे जो है वो सर्द होने लगता है, ये घूम घूम करके मियांडरिंग करती हुई नीचे उतरती रहती हैं, यहाँ भी लगातार बनती रहती हैं। तो यहाँ पर जो पोलर रीजन के आसपास बनती हैं उनको अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे उनको हम लोग नॉर्मली पोलर जेट कह देते हैं। फिर जो ये आपका 40 से 60 के आसपास वाला रीजन है, जब ये स्ट्रीम यहाँ उतर करके आती हैं तो इनको हम लोग पोलर फ्रंटल जेट बोल देते हैं, ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम ऐसे बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्रुवीय जेट स्ट्रीम हो गई, फिर जहां पर उतरी ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम हुई, उसके नीचे जब ये आती है लगभग 30 से लेकर के 40 के बीच में, जब 30 से लेकर के 40 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आपकी ये होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्ट से आती हैं यहाँ तक जब पहुंचती हैं 30 से 40 डिग्री, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और फिर उसके नीचे एक चौथी टाइप की जेट स्ट्रीम जिसको बोला जाता है तिब्बतियन प्लेट्यू के हीट होने से डेवलप होती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम के टाइप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने जेट स्ट्रीम को बता दिया। अब थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं कि जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट कैसे होती है और उसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा जेट स्ट्रीम को पूरा समझने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है जेट स्ट्रीम को समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो ओरिजिन क्यों होती हैं, उनके ओरिजिन होने के कारण क्या है, उत्पत्ति के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है थर्मल ग्रेडियंट बिटवीन द पोल्स एंड इक्वेटर। जो पोल है आपका, ध्रुवों और विषुवत रेखा के बीच तापमान का अंतर होता है। तो जैसे तापमान का अंतर होता है वैसे ही, क्योंकि तापमान और दाब में उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जहां तापमान ज्यादा रहेगा वहां पर जनरली दाब जो होता है वो कम होता है। तो दाब का भी जो अंतर है, प्रेशर ग्रेडियंट, दाब का जो अंतर है ध्रुवों और विषुवत रेखा के बीच में, ये भी एक कारण है। तो थर्मल ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन पोल एंड इक्वेटर, ये दोनों जेट स्ट्रीम के उत्पत्ति के कारण हैं। ओके, ताप प्रवणता और दाब प्रवणता जिसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सरफेस एंड सब सरफेस एयर। सरफेस और सब सरफेस का एयर मैंने वही बताया, जमीन, इसको आप मान लीजिए ग्राउंड सरफेस 0 मीटर मान लीजिए, तो ये आपकी सरफेस हो गई। तो यहाँ पर अगर लो प्रेशर डेवलप होता है सरफेस के आसपास तो जनरली आपको पता हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा जब आप सेल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो हाई प्रेशर की कंडीशन ऊपर की तरफ मिलती हैं। या यहाँ पर जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं, पर जनरली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर हाई प्रेशर नीचे होगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ
लो प्रेशर होगा। तो जो सरफेस और सब सरफेस जो होती है उसके बीच जो दाब का अंतर आता है, उसके कारण को भी बोला जाता है जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण। जेट स्ट्रीम बहुत ही मिस्टीरियस विंड्स हैं, बहुत ही जल्दी खोजी गई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इनकी मतलब खोज हुई थी। अब इनकी खोज कैसे हुई थी ये एक मिस्ट्री है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसकी खोज कैसे हुई थी बताऊंगा जरूर मैं। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल अफजल धारा के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अम्बेश पांडे।